नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ चार मेहमान हैं। तीन लोग यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रमन कृपाल जो कि हमारे एडिटर इन चीफ भी हैं, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे हमसे। तो इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है रमन सर आपका। थैंक यू। आई एम इन बॉम्बे में हूँ जी। हमारे साथ सबसे बाईं तरफ मेरे सुनील कुमार आलिडिया हैं, जो कि फाउंडर मेंबर हैं सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका चर्चा में। शुक्रिया। इसके अलावा हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी आनंद वर्धन हैं। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे एक और साथी हृदय जोशी हैं। हृदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अगले महीने फरवरी में न्यूज़ लॉन्ड्री 12 साल पूरा करने जा रहा है अपनी स्थापना के। तो इस मौके पर हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में अपनी राय, अपनी सलाह और ख़ासकर समाचारों को, सूचनाओं को, ख़बरों को विज्ञापन से मुक्त क्यों होना चाहिए, उसके जो परिणाम हो सकते हैं मीडिया पर, इन सब से जुड़े कुछ संदेश अगर आप देना चाहें और न्यूज़ लॉन्ड्री के 12वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं और इस तरह की चीज़ें, तो वो आप हमें 150 शब्दों के अंदर लिखकर अपनी भावनाएं भेज दें। हम उसको प्रकाशित करेंगे और उसको अलग अलग जो हमारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पर भी उसको रखेंगे। आपको बस हमें एक ईमेल करना है subscription@newslaundry.com पर, और इसमें एक हैशटैग भी होगा, हैशटैग पे टू कीप न्यूज़ फ्री। और साथ में अयोध्या में 22 तारीख को, 22 जनवरी, बस 2-3 दिन शेष रह गए हैं, वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। देश में तो एक अलग किस्म का माहौल है ही है। तो इससे जुड़ा हमारा जो अयोध्या का एक एनएल सेना प्रोजेक्ट है, द न्यू अयोध्या, नए भारत की नई अयोध्या, जिसमें वहाँ के हालात पर, वहाँ के लोगों की स्थितियों पर, वहाँ की सामाजिकी पर, वहाँ की आर्थिकी पर किस तरह से इस नए मंदिर के आने के बाद और ये कानूनी पचड़ा ख़त्म होने के बाद बदलाव आ सकता है, बदलाव आ रहा है। इन तमाम मुद्दों को, विषयों को रेखांकित करने वाली हमारी पूरी एक सीरीज़ चल रही है। बसंत कुमार और श्वेता देसाई हमारे 2 रिपोर्टर इस पर लगे हुए हैं और लगातार उनकी खबरें आपने पढ़ी भी होंगी। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करें। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये खबर है जो कि शिक्षा की जो स्थिति है, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो हमारे छात्र हैं उनके स्थिति को का आकलन करती है और उस पर सर्वे रिपोर्ट तैयार करती है। उसमें काफ़ी सारे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। मसलन 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26% बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम है उसको नहीं पढ़ सकते। लगभग यही स्थिति है। गणित जो तीसरी कक्षा की है उसको 18 साल की उम्र तक के बच्चे तीसरी कक्षा की जो गणित है उसको सॉल्व करने की, हल करने की क्षमता नहीं है। इसमें 2 पक्ष महत्वपूर्ण है कि जो इनरोलमेंट है उसका स्केल क्या है, अभी इनरोलमेंट जो बढ़ा है उसके कारण क्या हैं, और जो एजुकेशनल जो शैक्षणिक लक्ष्य हैं, जो अटेनमेंट होना चाहिए, जैसे छोटे स्तर पर जो उम्मीद की जाती है कि दूसरी कक्षा का विद्यार्थी यह बता सके, यह कर सके, उसमें जो है तालमेल क्यों नहीं है। तो जो इंसेंटिव्स हैं इनरोलमेंट की वो कई होती हैं ग्रामीण इलाकों में। एक मिड डे मील स्कीम के कारण बहुत लोग स्कूल जाते हैं। उनके घर में जो है जो वो माहौल नहीं है या कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं है कि वो पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ जो है एक समय का भोजन मिल जा रहा है इसलिए जा रहे हैं। तो सरकारें, कई राज्य सरकारें कई बार इनरोलमेंट बढ़ाने में, और वो काफ़ी बढ़ा है, इनरोलमेंट में वृद्धि भी हुई है, लेकिन उस अनुपात में जो बहुत ही मूलभूत शैक्षणिक लक्ष्य होने चाहिए वो नहीं, रिजल्ट नहीं है। दूसरी चीज़ एक है कि अब जैसे एक मैं बता रहा हूँ, एक बिहार उदाहरण बता रहा हूँ कि वहाँ बहुत जो स्टेट जो है एक साइट हो गया है एम्प्लॉयमेंट का, तो अभी लाखों की संख्या में जो है शिक्षकों की भर्ती हो रही है जी।
और उसमें कई ये सब जो गोल्स हैं, बहुत बेसिक गोल्स हो सके शिक्षक भी नहीं पूरा कर सकें। उसमें कई 10वीं पास को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, कई को उन्हीं में परमानेंट कर दिया गया। कई लोग उसमें उदासीनता ऐसी है कि वहाँ जो है जाकर कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई अपने ही काम नहीं कर अपने पा ही घरेलू काम कर रहा है। रहे। अगर इसमें मतलब कि अगर आप देखें कि स्पेंड की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो स्पेंडिंग में अगर आप पूरा नेशनल एवरेज निकालें तो उसमें कुछ ही स्टेट्स होंगे जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन में, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गई। बट बाकी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो बजट का कितना हिस्सा, 2%, 3%, 4% कितना एजुकेशन पे करते हैं, तो वो देखने वाली एक बात है। जी। एक तो मैक्रो लेवल पिक्चर देखनी पड़ेगी। मैक्रो लेवल पिक्चर इज वेरी क्लियर कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेकार है। ठीक है। एक जो 8वीं क्लास का बच्चा 3री क्लास का मैथमेटिक्स नहीं संभाल पाता। कि मैं जब यूपी में इसका इंडियन एक्सप्रेस का संपादक था, तो मैं एक स्टोरी करने के लिए गया था एक गांव में। तो वहां पे 5वीं क्लास का बच्चा, वो मिड डे मील का मैंने वो रजिस्टर देखा था, तो मिड डे मील ले रहा है और उसमें वो साइन करने की बजाय उसका अंगूठा लगा हुआ था। तो फिर मैंने पूछा कि भाई क्यों, तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, 5वीं क्लास के बच्चे को अपना साइन करने नहीं आते थे। तो हम्म। वो वहां पे पता चला फिर कि ऐसा क्यों है कि वो टीचर टीचर अपर कास्ट का था और वो शेड्यूल कास्ट का गांव था। तो ऐसी माइक्रो लेवल पिक्चर्स भी आती हैं। पिछले 7 सालों में बजटरी एलोकेशन के परसेंटेज में बोल रहा हूँ, जीडीपी के परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूँ, बजटरी एलोकेशन के परसेंटेज में शिक्षा का खर्चा गिरा है, शिक्षा पे खर्च गिरा है। अब उसको एकदम इससे जोड़ना ठीक नहीं है। इसमें जो पहले बातें बताई गई रमन जी के द्वारा और या आनंद के द्वारा, वो ज़रूर है कि 2 फेज़ पे प्रॉब्लम है। पहला ये सोशल प्रॉब्लम, जिस पे खर्चा स्पेंडिंग बहुत बड़ी है। इस सरकार पिछले 10 साल में सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग बहुत बड़ी है। तो उस एक सोशल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टीचर्स की, हमारे साथी कमाल खान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बार पूरी एनडीटीवी पे बहुत लंबी रिपोर्ट की थी सीरीज, और वो टीचर्स पे की थी कि टीचर्स कैसे हैं। तो अब मैं ये, और वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं डार्क ह्यूमर था उसमें, कि पूछा गया किसी से कि सानिया मिर्ज़ा कौन है, तो किसी ने कहा कि मिर्ज़ा गालिब के परिवार से आती हैं, उनकी वंशज हैं, इस तरह की बातें थी। और तो ये टीचर, ज़्यादातर उनका सर्वे केंद्रित था रूरल इलाकों में। लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये तो सर्वे आपका रूरल में आया है। अगर आप अर्बन और सबर्बन इलाकों में करने लगें ये सर्वे, तो वहाँ भी टीचर्स की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचिंग जो एक प्रोफेशन है, खासतौर से प्राइमरी टीचिंग, वो एक बहुत फैसिनेटिंग नहीं है लोगों के लिए। मतलब वो ऐसा नहीं है, वो बहुत कई बार ऐसा देखा जाता है रिजेक्शन से बनते हैं। टीचिंग में वो जाता है जो कहीं और कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हम अपने अगले विषय की तरफ मेरे ख्याल से बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली और वो सर्दी वाली, जिस पर हमें सुनील से बात भी करनी है। और एक न्यूज़ लॉन्ड्री पर हाल ही में एक वीडियो भी आई है इस पर, काफ़ी मतलब चिंताजनक भी है और विचलित करने वाली भी रिपोर्ट है कि बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर वो लोग जो कि बेघर बार हैं, उनकी मौत हो जा रही है ठंड से। दिल्ली के अंदर 82 परमानेंट बिल्डिंग्स और बाकी 110 जो थे वो वर्तमान में पोटा कैबिन है। जो परमानेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको भी कम कर दिया गया, या किसी विधायक का ऑफिस बना दिया गया उसके अंदर, या फिर ओमैक्स बिल्डर्स को उसको शेल्टर दे दिया गया और उस परमानेंट बिल्डिंग को करीब टेम्परेरी में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम उसके लिए खुलवाने के लिए कहते हैं कि कोर्ट के पास जाते हैं, तो कोर्ट कहता है ये तो पोटा कैबिन है, टेम्परेरी है। पहले आपने परमानेंट बिल्डिंग को टेम्परेरी में शिफ्ट कर दिया और उसको रिमूव कर दिया। अभी कॉमनवेल्थ के बाद अब G20 में बात करें तो G20 में 10 मार्च की रात को करीब 9 शेल्टर होम आधी रात में तोड़ दिए गए बिना किसी इंफॉर्मेशन के। जो हमने सर्वे किया 2007 में, 2010 में, या सेंसस के साथ मिलकर, कि सिटी का 1% पॉपुलेशन जो है, किसी भी सिटी का 1% पॉपुलेशन वो होमलेस में काउंट होता है। क्योंकि ये सर्वे रात को होता है। रात में जो हम सर्वे करते हैं तो उसमें ये देखने में आता है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं तो उसमें 3 लोग छूट जाते हैं, क्योंकि सर्वे थोड़ा सा लंबा होता है और रात में लोग बाग सोने जा रहे हैं, तो वो सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वहीं सन 2000 में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया वो 82,000 के आसपास था।
और उसके बाद सन 2007 में जो सर्वे हुआ वो करीब हेड काउंट जो किया गया वो 1 लाख के आसपास था। वहीं 2013 में जो एक रात में हेड काउंट किया गया वो करीब 1,30,000 के आसपास पहुंचा। तो आंकड़े 13 में बड़े, ये। हाँ, ये तो- जेन्युइन आंकड़े हैं। आप नहीं, मैं समझ गया। तो 13 में आप बता रहे हैं कि 1,30,000 के आसपास है। आज जब हम 24 में है, 10 साल बाद, और तो ये संख्या बढ़ी ही है, ये मान ले हम। ये संख्या बढ़ी है। तो ये अगर आप हाँ, G20 को 1.5 लाख या 2 G20 लाख के उसमें मान लें। देखिए, डेमोलिशन इविक्शन जो हुआ है उसमें भी तो लोग बड़े हैं। हाँ, तो मुझे ये अब कैपेसिटी कितनी है शेल्टर की, कितने लोगों की, देखिए, ये बताएं मुझे, जो सरकार संचालित जो कर रही है। स्कीम है, स्कीम में मेंशन्ड है कि 50 स्क्वायर फीट पर पर्सन स्पेस होना चाहिए। तो दिल्ली के जो टोटल शेल्टर होम है उसमें 80% स्पेस डेफिशिएट है। 80%? 80% स्पेस डेफिशिएट मतलब 20% के लिए ही वो है बस। यस। ये जो खासकर सर्दियों में रैन बसेरा का जो होता है, और इसकी एक अंडरबेली भी है कि कई बार वो अड्डा माना जाता है अफीमचियों का, और उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ एक माफिया चल रहा है कि कौन रहेगा नहीं रहेगा वहाँ, मतलब कि हो जाता है। असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। और ये भी जो है, जब व्यवस्था जो है सही नहीं रहती है तो वो एक सड़े हुए तालाब की तरह जो है वो असामाजिक तत्वों को भी। ये कितनी इसकी क्या स्थिति है हाँ। सुनील, आप इस पर रोशनी डालें। सच्चाई पर क्या है, इसमें बस मैं हाँ। एक चीज जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि अगर ये समस्या है भी, तब भी जो होमलेस हैं वो समस्या तो समस्या है ही है। नहीं नहीं, वो मैं नहीं अगर कह रहा ये हूँ कि स्थितियां बन रही इसके हैं, कारण शेल्टर बंद होने चाहिए। मैं हाँ। बोल रहा हूँ कि कितनी बड़ी समस्या है। शेल्टर पर कितनी कम मतलब नज़र रखी जा रही है, ध्यान इतना कम है जो चीज़ है कि वो भी हाँ, उससे जुड़ रही है। वो भी खराब हो और जा रही है, काम नहीं कर ये पा भी रही। क्या है कि स्कैरसिटी से ही है। ये सब भी तो अभाव से ही होता है ना, कि कम है इसलिए पैसे दे के कोई अगर स्थानीय माफिया है, वो सरगना है, उसको रहो। तो ये भी तो अभाव का ही है कि शेल्टर्स कम है, इसके कारण ये सब। देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि अफीमची, क्रिमिनल और ये सब चीज़, गरीबी को आसानी से क्या दिया जाता है कि भाई इस तरीके से है। ऐसा नहीं है। मैं अक्सर काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ कि सरकार की तरफ से बयान आता है कि ये लोग सड़कों पर इसलिए सोते हैं कि ये कंबल की वजह से, कंबल इनको मिल जाए। मेरा मानना यह है कि अगर सरकार ये बयान दे रही है कि लोग बाग सड़क पर कंबल की वजह से सो रहे हैं, तो ये अपने आप में ही सरकार का फेलियर है। वहाँ रहने वाले क्रिमिनल हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ सरगना काम करते हैं कि हाँ तुमको अंदर रखवाएंगे। जैसे आपकी मिनिस्ट्रीज होती है, तो एक छोटी सी मिनी मिनिस्ट्री जो 2 महीने 3 महीने विंटर को कैसे टैकल किया जाए, उसके ऊपर पूरे साल चर्चा होते हुए, और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके जी। और इंश्योर करते हुए कि भाई इनको इनकी डेथ ना हो, क्योंकि ये लास्ट मैन सोशल वेलफेयर स्कीम है, तो इसके ऊपर तो होना चाहिए, पूरे साल का प्लानिंग होना चाहिए। ये एडहॉक प्लानिंग 1-1 महीने की, 2-2 महीने की, इससे कुछ नहीं होने वाला। राइट। हाँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, थोड़ा टॉपिकल है लेकिन सुनने में ये भी लगेगा कि वो फिर से इस तरह की बातें हम करने लगे। अभी जैसे इतने खर्चे होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फालतू का खर्चा है, लेकिन जैसे हम इतना बड़ा राम मंदिर बना रहे हैं या और खर्चे भी होते हैं, तो ये भी कहा जाता है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो भी कहते हैं कि दरिद्र नारायण भी एक है, वो भी ईश्वर है। अगर इतने सब लोगों के लिए आनंद ने इतनी महत्वपूर्ण समस्या उठाई, और जिसको मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लोग जरूर पैसा कमाने के लिए, कई क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग उनको धोखा दे के भी कहते होंगे, जिसके बाद छत नहीं कि आपको छत दिला देंगे। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।